तो दोस्तों स्वागत है आपका कंप्यूटर इंडिया यूट्यूब चैनल में। मैं सुमित रावत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। और दोस्तों ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी जितने भी आपके हैं 14 हैं, तो बेसिकली हम उन सबको एक एक करके अच्छे से फिनिश करेंगे और इस तरह से फिनिश करेंगे कि आपको एट द एंड हर एक प्रिंसिपल आपको याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। बेसिकली ये प्रिंसिपल आपको दिए हैं या फिर आप कह लीजिए आपको हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना है। दोस्तों ये बेसिकली फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फेज था वो सबसे पहले ब्रिटेन में स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे 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 यूरोप के सभी कंट्रीज़ में फैल गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री में लोगों ने काम करना स्टार्ट करा था। तो दोस्तों ये जो हेनरी फ्योल थे ये बेसिकली एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो उन्होंने क्या करा, अपनी लाइफ में बार बार कुछ प्रिंसिपल्स को लिया, एक्सपेरिमेंट करा। तो उसके बाद इन्होंने बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको दिए या फिर अपनी बुक में इन्होंने मेंशन करे थे। तो दोस्तों जो इन्होंने दो बातें में हमेशा फोकस रखा है। सबसे पहला तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होने चाहिए उनकी जो लिस्ट होनी चाहिए बेसिकली छोटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ने हैं। और दूसरी पॉइंट पे जो उन्होंने फोकस करा था दोस्तों कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लैक्सिबल होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें यूज़ करना चाहिए उन्हें, और अकॉर्डिंग सिचुएशन हमें यूज़ करना चाहिए। पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो बार बार हमें यूज़ होते हैं या फिर कह लीजिए जो ज़्यादातर कंडीशन में यूज़ होते हैं उन पे हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इनके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक एक करके, और आपको ध्यान से सुनना है। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने आपको बताया था जैसे ये जनरल गाइडलाइंस है, आपको भी ये जनरल गाइडलाइंस लगेंगी कैसे इंडस्ट्रीज़ फॉलो करती है, क्या क्या करती है प्रोसीजर। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रिंसिपल से। चलिए दोस्तों अब अपने फर्स्ट प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं। पर मैंने आपको दोस्तों जैसे बताया था कि ये दोस्तों बस जनरल गाइडलाइंस होती है। तो चलिए देखते हैं कि जनरल गाइडलाइन कैसे होती है। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्तों? पहला प्रिंसिपल कहता है कि डिवीजन ऑफ वर्क, यानी आप काम का डिवीजन कर दो। आपके पास जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको डिवाइड कर दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। कैसे दोस्तों? आपको मान लीजिए दोस्तों आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने क्या करा, आपके ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे काम होंगे, तो आप क्या करते हो उसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप बांट देते हो, आप डिवीजन कर देते हो काम का। पहले देख लो आपने ऑर्गेनाइजेशन थी, आपने क्या करा, आपने बना दिया एक सेल्स डिपार्टमेंट। फिर क्या करा दोस्तों, आपने बना दिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इसी तरह दोस्तों आपने क्या बना दिया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो बेसिकली दोस्तों आपने क्या करा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी ए, आपने उसके वर्क को डिवाइड कर लिया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के पास, या फिर कह लीजिए डिफरेंट डिफरेंट वेज, या फिर डिफरेंट डिफरेंट लोगों को आपने बांट दिया। जैसे कि दोस्तों आपने सेल्स डिपार्टमेंट के पास प्रोडक्शन, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का काम दे दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आपने प्रोडक्शन का काम दे दिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आपने रेवेन्यू का काम दे दिया। तो बेसिकली आपने क्या करा, काम को बांट दिया। बस बेसिकली मैंने कहा था ना आपको जनरल गाइडलाइंस है, बहुत ही ईजिली समझ में आएगी। यानी आपने डिवीजन कर दिया वर्क का, जो आपका वर्क था आपने उसे डिवीजन कर दिया, सबको उनके हिसाब से उनका वर्क दे दिया। अब दोस्तों इनके फ़ायदे क्या होते हैं, इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? देखो दोस्तों सबसे पहला इफेक्ट होता है इसका स्पेशलाइजेशन। इससे स्पेशलाइजेशन मिलता है। जैसे कि दोस्तों अगर कोई भी एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। अब उसे सेल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, उसके पास वो स्किल अडॉप्ट हो जाएगी कि वो आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सके। और दोस्तों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास होगा, उनके पास इतनी ज़्यादा स्किल आ जाएगी, एक काम को बार बार करके दोस्तों क्या होगा, उनके पास स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। और वैसे दोस्तों रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी, कि उन्हें बहुत अच्छे से आसानी से उनको रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, सब कुछ आ जाएगा। आप भी जब एक काम को 100 बार करते हो तो आपके पास स्पेशलाइजेशन आ जाता है, यानी एक काम को बार बार करने से दोस्तों आपको उसकी आदत पड़ जाती है बेसिकली। और दूसरा काम क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव इफेक्ट एफिशिएंसी। आप एफिशिएंट हो जाओगे, आप एक काम को करके आप एफिशिएंट हो जाओगे, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। एक काम को अगर मैं आपको बोलूँ ना कि 100 बार कर लो, उसके बाद दोस्तों आप उस काम को बिल्कुल ही आराम से आँख बंद करके भी कर सकते हो। अब दोस्तों इसको वॉयलेट करने के बाद क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, जो इसके पॉजिटिव से स्पेशलाइजेशन था इसका पॉजिटिव इफेक्ट, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि वॉयलेट जो आपका स्पेशलाइजेशन था बेसिकली वो खत्म हो जाएगा, आप स्पेशलाइज नहीं रहोगे। अगर आप इस प्रिंसिपल को वॉयलेट कर दोगे तो आपके डिपार्टमेंट में या फिर कह लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आदमी स्पेशलाइज नहीं होगा, वो सबके साथ जनरल होंगे। उनको हम बोलेंगे ये काम कर दो तो वो काम कर देंगे वो, पर वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना अगर हम स्पेशलाइज वर्कर को दें।
यानी पहला पॉइंट इसका जस्ट अपोजिट, स्पेशलाइजेशन का अपोजिट, लेकिन वो स्पेशलाइज नहीं रहेंगे। दूसरा दोस्तों उनकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको बोलूँ एक काम आप बार बार करो, आप कॉस्ट को आप बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा काम करके आप उसकी कॉस्ट को बचा सकते हो आराम से। पर अगर आप एक काम को बार बार नहीं करें, मैंने आपको एक काम आप कराया, फिर 10 दिन बाद कराया, फिर 20 दिन बाद कराया, तो आप क्या काम उतनी स्पीड से कर पाओगे? आप टाइम सेव कर पाओगे? आप कॉस्ट सेव कर पाओगे? नहीं दोस्तों, आप नहीं सेव कर पाओगे। तो जस्ट अपोजिट आपको लिखना है इसमें वॉलेटिंग इफेक्ट में। सेकेंड प्रिंसिपल है दोस्तों आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली दोस्तों इस प्रिंसिपल का कहना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एक साथ साथ चलते हैं। यदि दोस्तों आप किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाते हो कि आप अगर ये काम कर रहे हो तो हम आपको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, अगर ये काम गलत हुआ तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो दोस्तों साथ साथ आपको उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। मतलब कि अगर उसे आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो उसे आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, उसके पास कुछ पावर भी आपको देनी पड़ेगी। बेसिकली ये प्रिंसिपल ये कहता है, क्योंकि दोस्तों तभी आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यदि आप किसी को कहोगे कि आप रिस्पॉन्सिबल हो इस काम करने के लिए, पर आप उसे कुछ पावर नहीं दे रहे, तो बेसिकली वो क्या करेगा? आपने किसी सुपरवाइजर को अपने वहाँ पे रखा है और आप उससे कह रहे हो कि अपने वर्कर को अच्छे से आपको काम करना है, पर आपके पास कोई पावर नहीं है, आप ना वर्कर को निकाल सकते हो, ना आप उसे वर्कर को डांट सकते हो, तो क्या वर्कर काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसके पॉजिटिव इफेक्ट को आप पढ़ लेते हैं। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं दोस्तों? ये क्या करता है? इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ वर्कर। इस एरो का मतलब है कि उन वर्कर के कॉन्फिडेंस में इंक्रीज करता है। या फिर जैसे क्या मान लीजिए आपने सुपरवाइजर को रखा था, आपने उसे अथॉरिटी दी, तो क्या उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा कि मेरा बॉस मेरे पे बिलीव कर रहा है, मेरे पे थोड़ा मतलब वो समझता है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्या करता है? कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देता है। चाहे आप सुपरवाइजर को अथॉरिटी दोगे तो सुपरवाइजर का इंक्रीज हो जाएगा, वर्कर को दोगे तो वर्कर का इंक्रीज हो जाएगा। अब दोस्तों इसके वॉलेटिंग इफेक्ट क्या होते हैं? आपको जस्ट इसके अपोजिट लिखना था, मैंने आपको बताया था। देखो दोस्तों सेकंड क्या है? कॉन्फिडेंस में डिक्रीज। ये एरो डाउनवर्ड का मतलब है कॉन्फिडेंस में डिक्रीज हो जाता है। अगर आप उसे कुछ अथॉरिटी नहीं दोगे कभी भी किसी सुपरवाइजर को या फिर वर्कर को, तो क्या उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा? नहीं होगा, उसका बल्कि डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसको बॉस उस पर कभी बिलीव ही नहीं करता। और दोस्तों फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेस पावर। मतलब जब आप किसी भी, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव पावर दे दी, आपने किसी सुपरवाइजर को कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी, तो क्या करेगा दोस्तों? वो गलत यूज़ करना चालू कर देगा। तो दोस्तों इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी है। और दोस्तों दूसरा मैंने लिखा नहीं है, वो जस्ट इसका अपोजिट है। मेरा एक्सेसिव पावर हो जाएगी या तो कह लीजिए आप लेस पावर। आपने आपने अपने वर्कर को या फिर कह लीजिए सुपरवाइजर को आपने उसे बहुत ही कम पावर दी है और आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा दे दी। तो अगर आप इस प्रिंसिपल का वॉयलेट करोगे तो आपको बेसिकली ये दो नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम अपने थर्ड प्रिंसिपल को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। अब देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली जस्ट सिंपल सी गाइडलाइंस है। अब देखो इतना सिंपल सा प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, सबको पता है ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन चाहिए होता है। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या कहना चाहता है। डिसिप्लिन का मतलब आपके चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे आपका वर्कर्स हो, सब में डिसिप्लिन होना चाहिए। जब डिसिप्लिन होता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं? अपने गोल ओरिएंटेड रहते हैं। जब भी आप अपने डिसिप्लिन से काम करोगे, आप टाइम पे अपना काम फिनिश कर लोगे, आप अपना वर्क एफिशिएंसी से फिनिश करोगे। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल में बस इतना ही है। और दोस्तों इसके पॉजिटिव्स क्या है? आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। जब आप हर काम टाइम पे करोगे तो आपका क्या होगा दोस्तों? एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, आप स्पेशलाइज हो जाओगे, बेसिकली कह सकते हैं। सेकेंड है दोस्तों गुड इमेज। आपकी फॉर्म की ना, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी इमेज बन जाएगी। क्यों अच्छी इमेज बन जाएगी? कि सब लोग कहेंगे कि ये जो फॉर्म है या फिर कह लो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, इसके वर्कर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। अगर हम इन पे अपने ग्रीवेंसेस देते हैं तो ये हर बार हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, अच्छी इमेज बना देते हैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा। थर्ड है दोस्तों आपका मैनेजमेंट। आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपको अब बार बार अपने वर्कर्स को डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो बार बार उन्हें डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को कि आपको ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है। बस बेसिकली इसमें इतना ही है। अब देखो दोस्तों इसको आप वायलेट कर दोगे तो क्या होगा? इससे आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब आपके वर्कर तो काम पे आते ही नहीं है टाइम पे, तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड दोस्तों इनडिसिप्लिन। सिंपल सा, डिसिप्लिन का उल्टा इनडिसिप्लिन, यानी आपके अब जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, कभी कोई कुछ काम कर रहा है, कभी कोई कुछ। थर्ड है दोस्तों लैक ऑफ ट्रस्ट। अब आपके जो लोगों ने पहले ट्रस्ट करा था, यहाँ पे आपकी गुड इमेज बनी थी, अब आपका क्या होगा? गुड इमेज खराब हो जाएगी। आप पे लोग या तो ट्रस्ट करना बंद कर देंगे या फिर दोस्तों ये कह लीजिए आपके जो वर्कर्स हैं उसमें लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा। लैक ऑफ ट्रस्ट कैसे आएगा? अब आपके जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट है वो तो कुछ काम करते नहीं, डिसिप्लिन उनमें है नहीं, तो आप में क्या डिसिप्लिन देंगे? तो बेसिकली बस ये इतना ही है। फोर्थ है दोस्तों यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड को दोस्तों हम समझ लेते डायग्राम के थ्रू कि बेसिकली क्या आना जाता है। वैसे आपको जो जनरल इस पढ़ के से समझ में आ गया कि यूनिटी का मतलब क्या है।
तो दोस्तों यूनिटी का मतलब है कि कमांड में यूनिटी होना। जो भी आपको केवल एक ही बॉस हो, आपका केवल एक ही बॉस हो, या फिर आपको कह लीजिए एक ही कमांड देने वाला हो। जैसे मान लीजिए आप ये डायग्राम बना लीजिए, आपका ए जो है एक कंपनी में बॉस है और एक कंपनी मतलब एक ही सेम ऑर्गेनाइजेशन में दो सेम लेवल के आपके सुपरवाइजर है। तो वो क्या करते हैं, उनको डायरेक्शन देने, वो अपनी डायरेक्शन देते हैं स्मॉल ए को, स्मॉल बी को, ये देता है दोस्तों स्मॉल डी को, स्मॉल एफ को। तो बेसिकली क्या कर रही है इनका, यानी ए और बी जो बेसिकली जो ए डी एफ ये जो बाकी जो नीचे वाले हैं ये बेसिकली कौन है, वर्कर हैं। तो इनको कमांड किससे मिल रही है, केवल एक ही इनका सुपीरियर है या फिर एक ही इनका बॉस है, उनसे इन्हें डिमांड मतलब उनसे इन्हें क्या मिल रही है दोस्तों, कमांड मिल रही है। यानी इनकी यूनिटी है, कमांड की यूनिटी है। अब जब दोस्तों यूनिटी होती है कमांड की, तो मुझे पता है कि वर्कर को यही काम करना है, मेरा बॉस यही है और ये मुझे जो बोलेगा मुझे केवल उतना ही करना है। अगर उसके दोस्तों 10 बॉस हो जाएंगे, मान लो एक ही वर्कर के एक से ज़्यादा बॉस हो गए, अब क्या हो रहा है कि जो बी है ये बेसिकली कमांड कर रहा है ए को, स्मॉल ए को भी, और यही जो ए है दोस्तों, जो बड़ा वाला ए है यानी आपका जो सुपरवाइजर है वो कमांड कर रहा है सेम ही वर्कर को जिसको बी भी कर रहा है। और ये जो दोस्तों आप यहाँ पे कर लो कि ये जो बी है बड़ा वाला, ये सुपीरियर है, ये अब कमांड कर रहे हैं इस छोटे वाले बी को, और ए भी सेम छोटे वाले बी को कमांड कर रहा है। अब मान लो दोस्तों आपके 2 बॉस हैं, एक आपको बोल रहा है कि आपको जल्दी से जल्दी काम फिनिश करना है और दूसरा आके बोलता है अभी टाइम है बहुत आराम से फिनिश कर। तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो काम होगा वो बहुत ज़्यादा हैपेजार्ड हो जाएगा। आप कहोगे किसकी बात मानूँ किसकी ना मानूँ। तो इसलिए दोस्तों केवल एक ही आपका बॉस होना चाहिए, फिर कह लीजिए आपको कमांड देने वाली यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी में कमांड चाहिए, मैं ऐसे नहीं बार बार 10-10 बातें में सुननी है, बस इतना ही। अब दोस्तों इसके पॉजिटिव को देख लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इंक्रीज हो जाती है, या फिर कह लीजिए एफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर्स भी इंक्रीज हो जाती है। 2 चीज़ें एक साथ होती हैं। अब इसकी एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज होती है, अब देखो दोस्तों आपको एक ही कोई कमांड करेगा, आपको बस एक ही बात को फॉलो करना है। अगर आपके 2 बॉस होंगे, 2 सुपीरियर होंगे, तो आपको कुछ नहीं पता, इल्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी बेसिकली आपकी एफिशिएंसी में इंक्रीज़ करता है, और साथ ही साथ ऑफिसर्स की एफिशिएंसी में भी इंक्रीज़ करता है। कैसे, क्योंकि अब बेसिकली एक ऑफिसर को एक ही पर्सन को ट्रीट करना है। अब ऐसा नहीं है कि उसका बॉस मतलब जिसको वो ट्रीट कर रहा है, मतलब या फिर जिसको कह लीजिए आप वो डायरेक्टिंग कर रहा है, अब उसका कोई और बॉस नहीं है, तो यानी बार बार उसे अपनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। बेसिकली कह सकते हैं ऑफिसर को कि बार बार वर्कर को समझाना नहीं पड़ेगा यार तू उस बॉस की मत मान मेरी मान, ऐसे करके कुछ नहीं करना पड़ेगा। यानी उनकी भी एफिशिएंसी में इंक्रीज़ होगा। दोस्तों मैंने एक पॉइंट ही लिखा है, वो दोस्तों बेसिकली है एल्यूजन, यानी जो वर्कर्स में एल्यूजन हो जाएगा, यार किसकी बात मानूँ, कौन से बॉस की बात मानूँ, सब तो अलग अलग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये होता है। सेकंड है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी। हम अकाउंटेबिलिटी ठहरा सकते हैं। मान लीजिए जो बॉस ने आपको ऑर्डर दिया है, तो जो उसके ऊपर जो वाले जो बॉस होंगे यानी टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होगा वो अकाउंटेबल बनाएगा किसी एक ही को। अब जब 2 बॉस सेम वर्कर को ट्रीट कर रहे होंगे, या फिर कह लीजिए सेम वर्कर को डायरेक्ट कर रहे होंगे, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, अकाउंटेबिलिटी हम किसकी माने, किसको हम अकाउंटेबल माने अगर हमारा जो भी गोल है अचीव नहीं हुआ तो। थर्ड है दोस्तों कोऑर्डिनेशन बढ़ता है इससे दोस्तों। ऑफिसर्स में भी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, वर्कर्स में भी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। अब वर्कर्स को भी पता है कि हमें किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, पहले नहीं पता था। अगर ये नहीं है तो दोस्तों यूनिटी ऑफ कमांड। वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होगा दोस्तों, इसका एफिशिएंसी में डिक्रीज हो जाएगा, बेसिकली एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब आप ये प्रिंसिपल नहीं मानोगे यूनिटी ऑफ कमांड, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आपको पता ही नहीं है किसे हमें अकाउंटेबल बनाना है, किस सुपीरियर को हमें अकाउंटेबल बनाना है। थर्ड है दोस्तों ईगो प्रॉब्लम। अब जब 2 बॉस एक साथ एक वर्कर को ट्रीट कर रहे होंगे तो उनमें कभी भी ईगो प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। कि वो बोलेंगे वर्कर को कोई मैंने तुझे बोलता ऐसा करने के लिए, तूने ऐसे क्यों करा, फिर दूसरा बॉस बोलेगा नहीं तुझे ऐसे ही करना। तो बेसिकली ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। अब दोस्तों हम अगले प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। दोस्तों आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है बेसिकली, कि इसमें वन प्रॉब्लम फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। यानी दोस्तों बेसिकली आपका एक हेड होना चाहिए, आपकी जो ग्रुप एक्टिविटीज़ है अगर उसका सेम ऑब्जेक्टिव है। तो मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ए, जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उसमें जो है दोस्तों आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, आपका एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर कह लीजिए आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली क्या हो रहा है दोस्तों, ये आपका तो ऑब्जेक्टिव तो सेम है पर आपकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि उनकी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी उनको डायरेक्ट करने वाला एक सेम पर्सन होना चाहिए। जो ये ए है ना दोस्तों, बेसिकली यही इन्हें सबको डायरेक्ट करने वाला हो। या फिर दोस्तों आप ये भी कह सकते हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी अगर डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है, तो उसका भी जो दोस्तों बॉस हो या फिर कह लीजिए जो उनको डायरेक्शन दे वो भी दोस्तों सेम होना चाहिए, और उन्हें यूनिटी होनी चाहिए उनकी डायरेक्शन में। अब दोस्तों मैं आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड के डिफरेंस बताऊंगा, पर उससे पहले यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के पॉजिटिव्स को समझ लेते हैं।
तो आपको कंफ्यूजन ना हो यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, तो इसलिए मैं आपको थोड़े डिफरेंस बता देता हूँ इसके। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि इसमें जो होता है, यानी डायरेक्शन में क्या करा जाता है, स्टॉप करा जाता है इग्नोरेंस को एक्टिविटीज़, यानी टू स्टॉप द इग्नोरेंस ऑफ एक्टिविटीज़, इसका बेसिकली मेन एम होता है। और यूनिटी ऑफ कमांड का मेन एम होता है ड्यूल सबऑर्डिनेशन को रोकना। कहीं ड्यूल सबऑर्डिनेशन का मतलब है कि कहीं दो सबऑर्डिनेट्स ना हो जाएं, या फिर कोई कह लीजिए आपके दो कोई बॉस ना हो जाए, बेसिकली सिंपल। और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इन दोनों का इम्प्लीकेशन क्या है, इससे क्या होता है दोस्तों, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से होता है बेसिकली दोस्तों आपका वोल ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होता है। यानी इसके इम्प्लीकेशन क्या है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होता है, और यूनिटी ऑफ कमांड से केवल एम्प्लॉयज़ पर्सनली, मतलब केवल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं पर्सनली अफेक्टेड होते हैं, पर्सनली अफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों अब आपने देख लिया इसके बाद, मतलब आप इसको बस एक तरीके से फोकस करके चल सकते हो कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जो मेन फोकस होता है वो एक्टिविटीज़ पे होता है, और यूनिटी ऑफ कमांड में जो मेन फोकस होता है वो सबऑर्डिनेशन पे फोकस होता है। अपने 6th और 7th प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, दोनों बहुत सिंपल से हैं। देखो दोस्तों, 6th है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी आपके जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट है उससे ऊपर आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हो और आपका कोई रिलेटिव कोई प्रोडक्ट आपको बेचता है, मान लीजिए रॉ मटेरियल आपको बेचता है, पर वो रॉ मटेरियल ना अदर कंपटीटर से थोड़े हाई कॉस्ट में बेचता है। तो दोस्तों आपको अपने रिलेटिव से नहीं खरीदना कुछ भी, आपने खरीदना है जो भी आपको चीप कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो सके, आपका बेनिफिट नहीं। इंडिविजुअल के बेनिफिट से ऊपर रखना है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट। इसके पॉजिटिव क्या है दोस्तों, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा पॉजिटिव है। अब ऐसा हो सकता है दोस्तों, अब अपने रिलेटिव से ले रहे हो, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी, आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा मार्केट में, तो आपकी तो ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाएगी, और आपकी वजह से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो यानी बेसिकली ह्यूमैनिटी से रिलेट करता है। सेकंड दोस्तों, बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा तो साथ ही साथ सभी इंप्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलेगा, ये इसका पॉजिटिव है। वॉयलेशन करोगे तो क्या होगा दोस्तों, एनवी बढ़ेगा, यानी आपकी जलन की भावना बढ़ेगी, और कंप्यूटर मतलब जो आपके और जो बेसिकली आपके एम्प्लॉयज़ों को कहेंगे तो अपने रिलेटिव से लेता है, तो इसलिए मतलब एनवी की भावना बढ़ जाती है, जेलेसी की प्रॉब्लम हो जाती है। और सेकंड है दोस्तों इसकी ह्यूमैनिटी, जस्ट अपोजिट, ह्यूमैनिटी खत्म, इनह्यूमैनिटी बढ़ेगी इससे। मतलब ये तो आप क्या कर रहे हो, अपने रिलेटिव को ही सारा पैसा दे रहे हो अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो बेसिकली ये एक तरीके से आप चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इसके बदले में आपके क्या हो रहा है दोस्तों, ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है, आप इनह्यूमन बिहेवियर कर रहे हो, बेसिकली कह सकते हैं दोस्तों। 7th है दोस्तों आपका रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन आपने अकाउंटेंसी में 100 बार पढ़ा होगा, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी एक तरीके से। तो दोस्तों ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी देनी है ताकि वो अपनी बेसिक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। इतना सिंपल सा ये प्रिंसिपल है, इतना जनरल सा प्रिंसिपल है। इसके पॉजिटिव क्या है, मोटिवेशन मिलेगा वर्कर को, जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा उसको मोटिवेशन। और इसके अपोजिट क्या होगा दोस्तों, अगर आप उसे सैलरी नहीं दोगे तो उसका मोटिवेशन लो पड़ जाएगा, बिल्कुल ही वो आपका अच्छा सा काम नहीं करेगा। आइए दोस्तों, 8th को समझ लेते हैं। तो अपने 8th प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब तक जितने भी आए उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये है दोस्तों सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब आपके सारे जो भी डिसीजन हो रहे हैं वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ले रही है, या फिर कह लीजिए जो भी बॉस है वो केवल आपका डिसीजन मेकिंग कर रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब दोस्तों अपनी पावर है, आपकी जो भी आपके बॉस की पावर है वो नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को भी बांट देना। जैसे कि मान लो आप कोई फॉर्म है, ये बॉस है, तो क्या करेगा, अपनी जो भी पावर होगी थोड़ी पावर इसे दे देगा, थोड़ी पावर इसे दे देगा, फिर इसके नीचे जो होंगे, ये दोस्तों बेसिकली ऐसे करके ये पावर का डिवीज़न हो जाएगा, मतलब डिपार्टमेंटल पावर का डिवीज़न हो जाएगा। और सेंट्रलाइजेशन में इसके जस्ट अपोजिट, एक ही बॉस एक ही डिसीजन लेगा, चाहे रॉ मटेरियल खरीदना हो, चाहे फिर बड़ी बड़ी प्लानिंग करनी हो, कुछ भी हो, तब ये केवल बॉस ही करेगा। यानी सेंट्रलाइजेशन मतलब एक जगह पे सेंटर हो जाना पावर का, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपकी जो सेंट्रल पावर थी आपने उसे डिवाइड कर दिया, आपने औरों को भी बांट दिया। अब देखो दोस्तों क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं, सबसे बढ़िया है इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन मतलब मेन पावर तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल के उनके पास होगी, पर कुछ छोटी मोटी जो पावर्स होंगी वो नीचे सबऑर्डिनेट्स के पास होंगी। जैसे आपको मैं बताया सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर को पावर दे दी जाएगी, जैसे चलो तुम रॉ मटेरियल खरीद लो, ठीक है, अपने वर्कर को आपको कैसे करना है ये बता लो। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कुछ और जाके जिम्मेदारी दे दी जाएंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा पावर सबको बांट दी जाएंगी, पर मेन पावर जो रहेगी हमेशा एक बंदे पे कंसंट्रेटेड रहेंगी, जैसे सीईओ के पास रहेंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रहेंगे। ये इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखो दोस्तों इसके पॉजिटिव्स क्या है, ऑफिसर्स के पास कम बर्डन होगा,
ऑफिसर्स के पास कम बर्डन हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग बैठे हो सारा काम तो कर नहीं सकते, अगर सारा काम करेंगे तो वो बर्डन हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों क्या करता है, बर्डन को कम कर देता है। दूसरा है दोस्तों इफेक्टिव डिसीजन। तेरे इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में बेसिकली हेल्प करता है। कैसे? अब मान लो जो सुपरवाइज़र होगा या फिर कह लीजिए लो लेवल के जो मैनेजमेंट होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि कहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। अब टॉप लेवल के मैनेजमेंट वालों को क्या पता होगा कि मतलब कहाँ से हमारी कंपनी का रॉ मटेरियल आता है, कैसे कैसे करना है। क्योंकि एक आदमी तो सारा काम नहीं कर सकता, एक आदमी कभी भी सारा काम नहीं कर सकता, तो थोड़ी बहुत पावर नीचे डिवाइड कर देते हैं। आज थोड़ी बहुत पावर नीचे मिल जाएंगी सभी को, सभी सुपीरियर्स मतलब सभी सुपरवाइजर्स को, या फिर कह लीजिए सभी लो लेवल के मैनेजमेंट के लोगों को या मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के लोगों को, वो तो अपने काम में पहले से ही क्या होंगे दोस्तों, एफिशिएंट होंगे। और जब वो अपने काम में एफिशिएंट है और डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उनका काम कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। इसका वॉल्यूशन करने से क्या होगा दोस्तों, अगर हम एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, इन दोनों में से कुछ भी कर देते हैं, तो दोस्तों क्या होगा, इंक्रीज होगा बर्डन में इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो सेंट्रलाइजेशन हमने एब्सोल्यूट कर दिया, केवल CEO ही सारे डिसीजन लेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, वर्कर को कैसा काम करना है, सब कुछ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। CEO काम करते करते परेशान हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तब भी दोस्तों क्या होगा, बर्डन हो जाएंगे। सारे जो नीचे लेवल के आपके जो कह लीजिए मैनेजर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएंगे। इतना सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है, प्लानिंग भी हमें करनी पड़ती है, डायरेक्टिंग भी हमें करनी है, ऑर्गेनाइजिंग भी हमें करनी है। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें दोस्तों बिल्कुल नेगेटिव है। और दूसरा आप इसका जस्ट अपोजिट लिख सकते हो कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। अब दोस्तों हम 9th को कर लेते हैं, 9th प्रिंसिपल को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में हमेशा आता है। दोस्तों अपने 9th प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, जो कि दोस्तों आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन बेसिकली दोस्तों ये जो डायग्राम है ना स्केलर चेन का है, इसमें क्या दिखाया जाता है दोस्तों, आपका इन्फॉर्मेशन का फ्लो, कि कैसे ए से स्मॉल ए के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, स्मॉल बी के पास, स्मॉल सी के पास, स्मॉल जी के पास। और जो मिस्टर हेनरी फ्योल थे उन्होंने इस डायग्राम का या फिर कह लीजिए इस स्केलर चेन कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, और उन्होंने कहा कि इसे स्ट्रिक्टली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना चाहिए। अब देखो दोस्तों उन्होंने एक बात और कही थी मिस्टर हेनरी फ्योल ने, कि अगर सी को एफ से कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, इन्फॉर्मेशन कैसे, पहले तो देखो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ए से स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल जी तक इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर स्मॉल डी, ई, एफ, एच ऐसे इन्फॉर्मेशन जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन का वे होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, ना, केवल ऊपर से नीचे की तरफ इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी। और अगर सी को और एफ को एक साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, तो उसे कैसे शेयर करनी पड़ेगी, पहले सी को बी के पास, फिर बी को ए के पास, फिर बड़े ए के पास, फिर डी, फिर ई, और तब जाके एफ के पास उन्हें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। यानी इतने ज़्यादा स्टेप लेने, अगर बराबर लेवल के अगर कोई भी मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज़ है कुछ भी हैं, उन्हें अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है एक दूसरे से, तो उन्हें कम से कम इतने सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। पर दोस्तों फिर कुछ समय बाद इसका एक एक्सेप्शन लिखा गया, जो कि दोस्तों है गैंग प्लैंक। इसमें क्या होता है बेसिकली दोस्तों, अगर मान लो ये सेल्स डिपार्टमेंट का है, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, अब इन दोनों को ना इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो भी इमीडिएट बेसिस पे, मतलब बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, तब वो क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसका दोस्तों पॉजिटिव देख लेते हैं। आप सारे पॉजिटिव लिखे हैं, मैंने बस इंपॉर्टेंट लिखा है कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा, अपवर्ड से डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड से अपवर्ड कभी नहीं जाएगा, ना, अपवर्ड से हमेशा डाउनवर्ड की तरफ होता है। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि पहले सीधा बी के पास इन्फॉर्मेशन चल जाएगी, नहीं, पहले ए से स्मॉल ए, फिर बी, फिर सी, मतलब सिस्टमैटिक रहता है हर चीज़। और इसका वॉल्यूशन होगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, पता नहीं कौन सा कहाँ से इन्फॉर्मेशन चल रही है, कहाँ से स्टार्ट क्या होता है, डी ई को बोले फिर ई ए को बता दे, तो ये बेसिकली सिस्टम ख़राब हो जाता है। और ऐसा ही चलता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल जो लो लेवल का वर्कर होता है वो सीधा CEO के पास जाके इन्फॉर्मेशन देने लग जाना, ना, जो CEO के नीचे वाला लेवल का होगा केवल वही से इन्फॉर्मेशन देता है। अब दोस्तों 10th और 11th प्रिंसिपल को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। 10th है दोस्तों आपका ऑर्डर यानी आपका दोस्तों हर एक पर्सन या फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स कह लो, उसको हमें क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल ऑर्डर में रखना है। ऑर्डर में कैसे, कि जो बेसिकली जो व्यक्ति या फिर कह रहे जो इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज़ आपका जिस काम में इंटरेस्टेड होता है, आप उसको उस काम में रखो। और साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो आपने गुड्स तैयार कर लिए हैं या फिर कह लीजिए जो आपके प्रोडक्ट तैयार है, उनको भी आप अच्छे से
अच्छी तरह से ऑर्डर में रखो, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उस प्रोडक्ट को आराम से निकाल सको, यूज़ कर सको। प्रोडक्ट ही क्या, आपको रॉ मटेरियल को भी अच्छे, उसी को रॉ मटेरियल की जगह में रखना है अच्छे से बिल्कुल। अपने जो फिनिश गुड है उनको फिनिश गुड की जगह, सेमी फिनिश उनको सेमी फिनिश की जगह। और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या वर्कर होते हैं उनको उनके इंटरेस्ट के अनुसार ही आपको काम देना है। इसके पॉजिटिव क्या होंगे दोस्तों, डिसिप्लिन बना रहेगा। अब डिसिप्लिन रहेगा जब आपका हर चीज़ हर जगह मतलब बिल्कुल अच्छे से रखा होगा तो डिसिप्लिन होगा। दूसरा दोस्तों मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा आपका, जब भी जरूरत पड़ेगी आपको आसानी से आपको सामान मिल जाएगा। मिसयूज़ होगा दोस्तों, अगर आप वॉल्यूशन कर दोगे तो क्या होगा, मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आप मिसयूज़ कर दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने पहले वाला रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, आपने नया रॉ मटेरियल मंगा लिया, यानी आप मिसयूज़ करने लग जाओगे रिसोर्सेज को। 11 है दोस्तों इक्वालिटी। इक्वालिटी में होता है दोस्तों, क्या होता है कि सिंपल सा इक्वालिटी मतलब सबको समान अधिकार, किसी के साथ भी आपको भेदभाव नहीं करना, सबको आपको इक्वली ट्रीट करना है, सभी वर्कर को इक्वली ट्रीट करोगे। इसके बेनिफिट क्या होंगे, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। कोई भी एम्प्लॉय नहीं सोचेगा कि मेरे साथ तो बुरा व्यवहार हो रहा है, इसके साथ तो अच्छा व्यवहार हो रहा है, यानी किसी के ऐसा नहीं लगेगा कि इसके साथ गलत तरीके से ट्रीट हो रहा है बेसिकली। वॉल्यूशन करोगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आपकी बुक में और भी लिखे हुए हैं, बड़े सिंपल से लिखे हुए हैं, आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ते ही समझ में आएंगे, इसलिए मैंने उन्हें ज़्यादा नहीं लिखा। आइए दोस्तों अपने लास्ट 3 प्रिंसिपल्स को पढ़ लेते हैं, जो कि 12th है दोस्तों आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। मतलब क्या करना है दोस्तों, आपको अपने पर्सनल्स यानी आपको अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना नहीं है बार बार। अगर आप उन्हें बार बार निकालोगे तो उनके दोस्तों एफिशिएंसी में कमी आएगी। आप हर बार नए नए एम्प्लॉयज़ को अगर आप भर्ती करोगे तो क्या वो एफिशिएंट होंगे, आपको उन्हें बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बार बार उन्हें समझाना पड़ेगा, इस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। यानी इसलिए दोस्तों आपको अपने एम्प्लॉयज़ की स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है ताकि उनकी एफिशिएंसी बनी रहे। अब इसके पॉजिटिव मैंने आपको बताया दोस्तों, ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ेगा। मैंने आपको कॉस्ट बताया था बेसिकली, सॉरी। अब दोस्तों इसका फर्स्ट क्या होगा, ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ेगा, यानी एम्प्लॉयज़ का भी ट्रस्ट बढ़ेगा कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला तो नहीं जाएगा। अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे फिर भी मेरे को कुछ इंसेंटिव ना मिले और मुझे निकाल दें। अगर ऐसा हो, मतलब क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसे फॉलो करोगे स्टेबिलिटी को, आपको तो ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ का बढ़ेगा। सेकेंड है दोस्तों आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, यानी आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग रिड्यूस हो जाएगी। आपको अब नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती नहीं करनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ की जब भी आप भर्ती करते हो उनके क्या होती है, कॉस्ट होती है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दोस्तों वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। वायलेशन करोगे तो आपका ट्रस्ट है जो एम्प्लॉयज़ का वो खत्म हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे कितना भी अच्छा काम कर लो, निकालना तो उसने है ही, तो ये होगा। और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बढ़ जाएगी आपकी, जस्ट अपोजिट लिखना होता है आपको वायलेशन में, बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बढ़ जाएगी। आप नए एम्प्लॉयज़ को भर्ती करोगे, करोड़ों रुपये खर्च हो जाएंगे आपके ट्रेनिंग में। इसलिए कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालती, ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालती, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। 13 है दोस्तों आपका इनिशिएटिव, यानी आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी मौका देना है, इनिशिएटिव लेने का मौका देना है, कि मतलब उन्हें प्लानिंग करने का मौका देना है, बेसिकली कह सकते हैं कि उन्हें इनिशिएटिव देना है कि आप आइए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर हमारे साथ प्लानिंग करिए। ऐसे नहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बैठा दोगे प्लानिंग करने के लिए, नहीं, बेसिकली उन्हें भी जो छोटे मोटे जो आपके मैनेजर्स होंगे उनको आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ बैठा दोगे कि आइए आप और हम मिलकर एक साथ प्लानिंग करते हैं। क्योंकि हमने दोस्तों पढ़ा था ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करता है, सजेशन देता है लो लेवल मैनेजमेंट, तो बेसिकली क्या करता है वही है इसमें कि लो लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ बैठ के थोड़ी प्लानिंग करता है, यानी आपको मौका देना, बेसिकली एक प्रिंसिपल है इसका। इसके पॉजिटिव क्या होंगे, थिंकिंग कैपेसिटी आपके एम्प्लॉयज़ की बढ़ जाएगी, उन्हें भी थोड़ा सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, कि उनको भी थोड़ी प्लानिंग करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब वॉल्यूशन कर दोगे क्या होगा दोस्तों, आप उन्हें मौका नहीं दे रहे कुछ प्लानिंग करने का, क्या होगा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि आप उनकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, वो कभी सोच ही नहीं पाएंगे, उनका काम है कि अपना काम करना और ख़त्म, बस। 14 दोस्तों आपका स्पिरिट डी कॉर्पस, यानी दोस्तों इसका मतलब है, ये बेसिकली शायद फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब दोस्तों साथ मिलकर काम करना, साथ मिलके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। जब साथ मिलके काम करोगे तभी तो आप किसी ग्रुप एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आप अचीव कर पाओगे। सब कुछ जो मैनेजमेंट पे ना बेसिकली इंटरलिंक्ड है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका टीम वर्क बढ़ेगा, आपका गोल ओरिएंटेशन बढ़ेगा, मतलब आपका बढ़ने का मतलब है टीम वर्क तो आपका बढ़ेगा, आप टीम में अच्छे से काम कर पाओगे। और दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में आपको टीम वर्क ही चाहिए होता है, आपका सिंपल इंडिविजुअल का वर्क का कोई फ़ायदा नहीं होता, हर काम ऑर्गेनाइजेशन में टीम के साथ होता है। सेकंड दोस्तों क्या इंक्रीज होगा, आपका गोल ओरिएंटेशन, मतलब आप गोल की तरफ भागोगे, आप गोल अचीव कर पाओगे अगर आप टीम के साथ काम करोगे। टीम के साथ काम करोगे कोई गोल अचीव नहीं होगा। वॉल्यूशन करोगे तो दोस्तों क्या होगा, टीम वर्क खत्म हो जाएगा, गोल की तरफ आप भाग ही नहीं पाओगे, आप अपने फ़ायदे को सोचोगे तो कंपनी का फ़ायदा होगा ही नहीं। तो बेसिकली दोस्तों ये आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, शॉर्ट वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर दोस्तों आप मेरे डिटेल वीडियो को देखना चाहते हो पूरे चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के पार्ट 1 और पार्ट बी को, तो आप दोस्तों मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, आपको इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियोज़ आगे भी मिलती रहेंगी। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।